Hello students, my name is Dr. Amit Parihast and today is the second session of Fundamental of Partnership. In the previous section, हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में. व्हाट इज पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इन सब के बारे में, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने होती हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, वो सब हमने पिछली क्लास में सेशन में डिस्कस करा था. आज के सेशन में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एक सेशन देने वाला हूं. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, मैं थोड़ा सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं. सो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो दो तरह की होती है. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी के रिलेटेड कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो दैट वी कैन हैव सम बेस कि हम क्या बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. वैसे हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों हम बात कर रहे हैं सर. तो इसके लिए मैं आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन इनिशियली समझा दूं एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज लाइक एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे आपने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता था, उसका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिमिलरली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड दैट इज द रीजन कि व्हाई आई कॉल इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It is a nominal account prepared in the books of the business to record all the expenses in the debit side and income on the credit side. If the sum total of credit side is more than the debit side, credit side is more than the debit side. Here credit side is represented by your income and debit side is represented by your expense. So if the income is greater than expense, simply we can have a profit. If the sum total of debit side, which is represented by your expense, is more than the credit side, that is represented by your income, then there would be a loss. And in both the in the case of profit or loss, it's need to be distributed between the partners in the agreed ratio. If the ratio is not given, if the partner's deed is silent, so as we discussed in the previous session, it should be distributed equally. Let's have a look on the format. So profit and loss account for the year ended 31st March, ये लिख लिया मैंने. जैसे बताया था इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आप देखो कि मैं छोटा सा एक बना देता हूं. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ठीक है. सो आपने देखा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट होता था इसको हम ट्रांसफर कर देते थे इस साइड में, एंड नेट प्रॉफिट होता था तो यहां हम लिख लेते थे. नाउ व्हाट आई कॉल इट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हमने यहां ट्रांसफर कर दिया है. It is a nominal account prepared in the books of the business to record all the expenses in the debit side and income on the credit side. Expenses की बात करें तो जो बेनिफिट पार्टनर्स को फर्म देती है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है. एंड सिंस ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये फर्म के बुक्स में बना रहे हैं तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा. जैसे पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, हम पार्टनर्स को जनरल रिजर्व देते हैं. जनरल रिजर्व पार्टनर्स को नहीं, एक्चुअली ये रिटेन अर्निंग है. दिस इज नॉट फॉर द पार्टनर्स, दिस इज अ रिटेन्ड अर्निंग. कमीशन पार्टनर को दे सकते हैं, सैलरी देते हैं. और इस साइड में पार्टनर जो ड्राइंग्स करता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो आज के जो टॉपिक का मेरा मेन कंसर्न है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के ऊपर ही बात करने का. इसलिए मैंने आपको इनिशियली पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझाया है. इसके बाद हम एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन की बाद में बात करेंगे जहां हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रॉपर लेजर अकाउंट सीखेंगे. प्रॉपर का मतलब यह है कि वहां हम चार्जेस वगैरह को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और वो हम आगे सीखेंगे. अभी बस कैलकुलेशन के पर्पस के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे, कमीशन कैसे करेंगे, सैलरी कैसे करेंगे. सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. लर्न करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है. जैसे आप सीबीएसई बोर्ड में होगे या आईएससी बोर्ड में होगे या स्टेट बोर्ड में होगे, राइट. एक बोर्ड होता है आईजीसीएसई बोर्ड. सो इसको लर्न करने का एक तरीका आप कर लीजिए. आईजीसीएसई बोर्ड में एक आईपी का पेपर होता है.
So I for interest on capital, G for general reserve, C for commission, S for salary, and E for earnings. Actually, when the credit side is greater than debit side, then there is a profit, and this profit need to be distributed between the partners. So that is the reason why we call it divisible profit. लेकिन मैंने इसका एक और नाम रख दिया अर्निंग्स, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए अर्निंग भी है. डिविजिबल प्रॉफिट अर्निंग्स है. एक्चुअली डिविजिबल प्रॉफिट ही होता है, लेकिन इस राइमिंग को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको ई कर दिया है. तो अर्निंग्स और डिविजिबल प्रॉफिट भी. I for interest on drawings and P for profit and loss account. So let's talk about the interest on drawings. सबसे पहले ड्राइंग्स होता क्या है? Whenever a partner withdraw a certain amount in form of cash or in form of kinds for his personal use, that is called drawings. तो ड्राइंग्स क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया, कैश में हो सकता है या काइंड्स में हो सकता है. इसमें ड्राइंग्स के दो टाइप्स हो सकते हैं. तो एक हो सकता है आउट ऑफ कैपिटल और एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हम आउट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं. आउट ऑफ कैपिटल को हम कैपिटल विड्रॉल बोलते हैं, और इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं कैलकुलेट करेंगे. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं. और जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट. अब हम देखते हैं कि इसका बेसिस क्या होता है. जैसे मैंने आपको समझाया कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है. तो सबसे पहले ये जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है, इट शुड बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. लेकिन ये जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, इसको इट शुड बी डेबिटेड विद द ड्राइंग्स अकाउंट. ये पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, ये पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म होता है. ये आपके कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ये सिंस पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है तो ये कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा. ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के लिए हम नहीं करते हैं. और इस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. जैसे मान लीजिए पार्टनर ए है जिसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन 10 लाख रुपए की है, और उसने 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया फ्रॉम हिज कैपिटल. तो सपोज उसके कैपिटल 10 लाख की थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी गिवन टू मिस्टर ए on 10 lakh rupees. Since he has withdrawn 2 lakh for his personal use, तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन अब किस पे होगी? 8 लाख पे होगी. तो बेसिकली हम वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करते, वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही कट डाउन कर देते हैं. नॉट कंसीडर फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपको इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन दिस इज नॉट कंसीडर फॉर योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होती है? बहुत सिंपल, हमने बचपन में पढ़ा है. जब भी किसी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप करें तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, वही वाला फॉर्मूला है जो हमने बचपन में सीखा हुआ है. ना अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊं. ये जो हमने पहले अभी बात करी है, प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन टाइम, सो ये बेसिकली टाइम का होता है. प्रिंसिपल तो आपका ड्राइंग्स का अमाउंट होगा, रेट गिवन होगा, बट टाइम कभी कभी मेंशन होता है, नहीं होता है. कैसे होता है इसको हम देखते हैं एक बार. सो बेसिकली टाइम क्या है? व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन और व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन. सो दिस इज नॉट गिवन. सो व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, राइट. सो इसमें जब टाइम पीरियड गिवन होगा तो दो तरह के ड्राइंग्स हो सकते हैं. एक रेगुलर ड्राइंग्स होगा और एक आपका इरेगुलर ड्राइंग्स होगा. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई कैन से इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेगुलर ड्राइंग्स एंड इरेगुलर ड्राइंग्स. रेगुलर ड्राइंग्स को समझना बड़ा आसान है. When a partner withdraw a certain amount on a certain interval is called regular drawing. And when a partner withdraw a certain amount under a uncertain interval or vice versa, so this is called irregular drawings. रेगुलर ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट एट सेम इंटरवल हो सकता है. इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए सेम अमाउंट डिफरेंट अमाउंट, जो मैंने वाइसा वर्सा वाला कंडीशन बताया कि हो सकता है सेम अमाउंट हो लेकिन डिफरेंट इंटरवल हो, या हो सकता है कि आपका वाइसा वर्सा कंडीशन हो, तो ये इरेगुलर ड्राइंग्स का पार्ट होगा. नेक्स्ट है कि सपोज टाइम पीरियड ही नहीं गिवन है. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू असर्टेन हमारा जो 3 कंपोनेंट है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100. सो आउट ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सपोज इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो उसमें हम एजम्पशन ये लेते हैं कि सपोज इफ द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, देन एंड इसको कंसिडर करते हैं पर एनम से. सपोज इफ पर एनम in the percentage, if per annum in the percentage is given, then interest on drawings should be calculated for 6 months. If per annum is not given, then interest on drawings should be calculated for 12 months.
तो सबसे पहले हम रेगुलर की बात करेंगे, फिर हम जब नहीं गिवन हो वो उसकी बात करेंगे, एंड फाइनली हम इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो रेगुलर का है बहुत सिंपल सा है, इसके लिए आपने फॉर्मूले डिफरेंट फॉर्मूले भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला सजेस्ट करना चाहता हूं। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखिए रेगुलर ड्राइंग्स के लिए मैंने कहा सबसे पहले रेगुलर ड्राइंग्स को समझ लीजिए। व्हेन अ पार्टनर विड्रू अ सर्टेन अमाउंट अंडर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग्स। तो इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं, मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। केसेस हो सकता है बिगिनिंग में निकालेगा पार्टनर, बिगिनिंग में मिडिल में निकाल सकता है और एंड में निकाल सकता है। फॉर्मूला इसके लिए जो मैंने यूज करा है n+1/2 बिगिनिंग के लिए, मिड के लिए n/2 और एंड के लिए n-1/2। और यहां n का जो मतलब है वो n का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स से, नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द बुक्स आर क्लोज्ड। तो आप समझ सकते हो जब हमारी बुक्स एनुअली क्लोज होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जानी है 12, हाफ ईयरली जो होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और जब 9 मंथ्स में क्लोज होगा तो 9 हो गया। इसमें भी दो बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सपोज बुक्स एनुअली क्लोज हो रही है लेकिन हम ड्राइंग्स मंथली कर रहे हैं, बुक्स एनुअली क्लोज हो रही है लेकिन ड्राइंग्स हम क्वार्टरली कर रहे हैं। आपको इस हिसाब से समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा बताऊं कि फॉर्मूला क्या है n+1/2। इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस शुड बी 12 + 1/2। ये कितना हो जाएगा 6.5 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करने वाले हो। मिडिल के लिए n की वैल्यू कितनी है, एनुअली क्लोज हो रहा है तो 12/2, ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। एंड के लिए 12 - 1/2, ये 5.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होने वाला है। अब क्वार्टरली को मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले मैं हाफ ईयरली और 9 मंथ्स को आपको समझा दूं। हाफ ईयरली के लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज करोगे लेकिन n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 मंथ का हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 + 1/2, सो दैट वुड बी 3.5 मंथ्स के लिए। मिडिल की बात करें तो 6/2, तो ये हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए। और एंड की बात करूं तो 6 - 1/2, सो ये हो जाएगा 2.5 मंथ्स के लिए। जब बुक्स किसी भी रीजन से, या कोई बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो सपोज पूरे साल के लिए ऑपरेट नहीं करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 9 मंथ्स के लिए ऑपरेट करते हैं, तो 9 मंथ्स के लिए जब बुक्स क्लोज हो रही है तो n = क्या हो गया आपका 9 हो गया। और सपोज बिगिनिंग में कर रहा है कोई पार्टनर विड्रू, कोई पार्टनर मिड में कर रहा है, कोई पार्टनर एंड में कर रहा है, इसके लिए हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। सेम चीज n+1/2 हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n = 9 + 1/2, ये हो जाएगा 5 मंथ्स के लिए। फिर इसके लिए n/2, n/2 कितना हो जाएगा 9/2, दैट शुड बी 4.5 मंथ्स के लिए। एंड के लिए क्या कर सकते हैं हम, n-1/2, n का मतलब 9, बुक्स कब क्लोज होनी है 9 में, 9 - 1/2, इट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब हम वापस आ जाते हैं क्वार्टरली पे, क्योंकि ये सारे मंथली थे। अब क्वार्टरली का मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा कि n+1/2, यहां अभी तक मंथली जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या एनुअली में, या हाफ ईयरली में, या 9 मंथ्स में, यहां 1 का मतलब क्या था 1 मंथ से था। लेकिन whenever you withdrew in a quarter on a quarterly basis and books close annually, 1 का मतलब क्या हो जाएगा 1 क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 1 क्वार्टर का मतलब हो जाएगा 3 मंथ्स। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 + 3/2, ये आपका कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे आप 7.5 मंथ्स के लिए। यहां मैंने 1 की जगह 3 क्यों लिया, क्योंकि यहां 1 का मतलब 1 क्वार्टर है और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो मैंने इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें कुछ करना नहीं है, 12/2 6 मंथ के लिए हो जाएगा। एंड में भी आपको वही करना है, 12 - 3/2, और ये हो जाएगा आपका 4.5 मंथ्स के लिए। तो रेगुलर ड्राइंग्स के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि जब भी रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन आए और इस तरह का गिवन हो, तो आपको करना क्या है, सिंपली एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, जैसे BMW कार बहुत फेमस है, वैसे ही यहां एक BME कार होने वाली है, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको हम जब करेंगे तो एक फिक्स्ड मोड कर लेते हैं, जैसे n/2 इज कॉमन इन ऑल केसेस, n/2 इज कॉमन इन ऑल केसेस। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो ये -1 हो गया, 0 को लिखते नहीं, और ये +1 हो गया। तो आपका फॉर्मूला आपके सामने आ गया, बिगिनिंग के लिए n+1/2, मिडिल के लिए n/2, और एंड के लिए n-1/2, यही फॉर्मूला आपके साथ आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग, मिड, एंड। बिगिनिंग के लिए
और मिड के लिए, एंड के लिए, सब के लिए n/2 कॉमन होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आप चलिए एंड से स्टार्ट करेंगे, सो -1, 0 नहीं लिखते, +1, सो n+1/2 बिगनिंग के लिए, मिडिल के लिए n/2 और एंड के लिए n-1/2। ये रेगुलर मेथड के लिए होगा। ऑलराइट, so let's take an example for the same. ABC are three partners. A has withdrawn 5,000 in the beginning of each month. तो हम एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ठीक है, तो इसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला सबके लिए आपको पता ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 लगने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, साथ के साथ बी का भी निकाल लेंगे और हम सी का भी निकाल लेंगे। तो ए बी सी ने रिस्पेक्टिवली मंथली जो ड्रॉइंग्स करा है वो 5,000 ए ने करा है पर मंथ, बी ने जो करा है वो 4,000 पर मंथ करा है, और सी ने जो विड्रॉ करा है वो करा है 3,000 पर मंथ। इसको एनुअल ड्रॉइंग्स में कन्वर्ट करने के लिए दिस नीड टू बी मल्टीप्लाइड इंटू 12, क्योंकि आपकी जो बुक्स क्लोज हो रही हैं वो एनुअली क्लोज हो रही हैं। So 5,000 into 12 will give you how much? 60,000 for a year. Similarly, इसका भी हम कर लेंगे, 4,000 into 12 will give you 48,000 for a year. Similarly, C का भी कर लेंगे, 3,000 into 12, so that should be 36,000 for a year. इसका रेट, सबका आपको रेट पता ही है, रेट डिफाइंड है 10% का, तो रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10% एंड 10% हमें कैलकुलेट करना है। टाइम डिफरेंट होगा, तो सबसे पहले ये बिगिनिंग ऑफ में कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं आप टाइम के लिए फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप n+1/2, और सिंस बुक्स एनुअली क्लोज हो रही है इसलिए आप n को 12+1/2 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसके ऊपर 6.5 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। लेट्स कैलकुलेट दिस। तो यही वाला फॉर्मूला रहेगा हमारा, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 60,000 का, रेट हमारे पास 10% का आ गया, और टाइम हमने 6.5 मंथ्स कैलकुलेट कर लिया है। सो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देख लेते हैं। सो दिस शुड बी 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। ठीक है, सो 0 0 0 0 0 0 गॉट कैंसल। अब यहां आप कर लीजिए 12, 5 is 60 और ये हो गया 50, तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 65 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वट एवर इज देयर, सो दैट शुड बी आंसर। तो 65 इंटू 50 विल गिव यू 3,250, तो ये आपका आ जाएगा 3,250, और ये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का कैलकुलेट हमने कर लिया। सिमिलरली बी का देखें तो ये सिंस मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकाल रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2, तो हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 12 डिवाइड बाय 2 6 मंथ के लिए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर बी इज 48,000, प्रिंसिपल है, रेट है हमारा 10% का, और ये 6 मंथ के लिए हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा 2,400 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने बी का भी कैलकुलेट कर लिया है। सी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, देख रहे हैं आप, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1/2, सिंस बुक एनुअली क्लोज हो रही है, ईयरली क्लोज हो रही है, इसलिए मैंने n को 12 ले लिया है, -1/2, सो इट्स नीड टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5.5 months. So let's calculate interest on drawings for C. इसका प्रिंसिपल 36,000 हमने कैलकुलेट कर लिया, रेट इज 10% एंड द टाइम वी हैव जस्ट नाउ कैलकुलेटेड इज 5.5 months. तो बेसिकली ये हमारे पास 30 into 55 जो होगा, जो भी कैलकुलेशन आए
ये हमारा आंसर है। तो 55 इंटू 30 करें आप तो दिस शुड बी 1650 रुपीज। इट्स वेरी सिंपल, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ये जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है, जब टाइम पीरियड हमारे पास नहीं गिवन है, जैसे ये गिवन नहीं है कि बिगिनिंग में वो निकाल रहा है या मिडिल में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है, मतलब टाइम पीरियड गिवन ही नहीं है, तो उस टाइम में हम जो एज्यूम करते हैं वो प्रिसाइजली पर एनम को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहां दो पार्टनर्स का इसलिए लिया, जैसे ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ए हैज विथड्रॉन 60,000 एनुअली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन सपोज ये पर एनम का कंडीशन इस तरह से होता, मैं दो कंडीशन ले लेता हूं कि सपोज पर एनम गिवन होता, जैसे यहां मैंने क्वेश्चन में लिया है, और आपको समझाने के लिए मैं दूसरा भी कंडीशन लेना चाहता हूं जिसमें पर एनम सपोज नहीं गिवन होता, इज नॉट गिवन। पर एनम जब गिवन होता और दूसरे कंडीशन में जब पर एनम नहीं गिवन होगा, तो वो दोनों कंडीशन में आपको कराना चाहता हूं। तो देखो जब पर एनम गिवन होगा, सो इसका टाइम पीरियड वुड बी हाउ मच, 6 मंथ, और जब नहीं गिवन होगा तो इसका टाइम पीरियड वुड बी 12 मंथ। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। हमारे पास जैसे पर एनम गिवन है, इसका हम ए का कैलकुलेट करना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो प्रिंसिपल हियर इज 60,000, रेट इज 10%, एंड सिंस पर एनम वी हैव एज्यूम कि पर एनम गिवन होगा, इसलिए हमने 6/12 कर लिया। So interest on drawings in this condition is 3,000 rupees for A when per annum is given. But जब per annum नहीं given होगा तो क्या करेंगे? Then interest on drawings should be, amount is similar 60,000, rate is similar 10%, but time period is for 12 months. So then it should be double of this amount. So when the time period is not given, so interest on drawing should be calculated for a period of 12 months. और जब given होगा, so interest on drawing should be calculated for a period of 6 months. मैंने दोनों calculation आपको यहाँ समझाया है। Now moving to the next, suppose ये product method मैंने लिया है, इसको समझिए आप कि जब irregular drawings होगा, मैंने ऊपर में दो तरह के drawings की बात करी थी आपसे, और precisely देखा जाए तो मैंने टाइम पीरियड पे डिसाइड करा था कि व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन एंड व्हेन द टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन तो मैंने उसमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था कि एक रेगुलर होगा और एक इरेगुलर होगा, और एक तो डिफरेंट ही था जब टाइम पीरियड नहीं गिवन था, जो इससे पहले हमने एग्जाम्पल अभी कंसिडर करा है। तो ये वाला कंसिडर है कि जब टाइम पीरियड गिवन होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स होंगे, तो हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दैट। तो इरेगुलर मेथड में दो मेथड एक्चुअली हम पढ़ते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा होता है सिंपल मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड, सिंपल मेथड तो आपको पता है कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर वही P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत है। मैं अभी आपको प्रोडक्ट अप्रोच समझाता हूं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू वेरिएबल्स। तो इसके लिए पहला हमारा डेट का कॉलम हमने बना लेना है, अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में फॉर श्योर, नंबर ऑफ मंथ्स टू द क्लोजिंग पीरियड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल हम अभी लेंगे आपके लिए। एंड नेक्स्ट इज डी कॉलम, हमने इसको माना फोर्थ कॉलम को, विच इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टोटल ऑफ बी एंड सी, मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स हमने कर लिया। इस कैलकुलेशन करने के बाद यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इस कॉलम को ही हम प्रोडक्ट कॉलम बोलते हैं। ठीक है, सो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा वो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो डी कॉलम से मिला है हमें इंटू 1/12 इंटू रेट अपॉन 100। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि व्हाई 1/12, व्हाई 1/12? बिकॉज आप देखेंगे कि एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल गिवन मंथ is being compared with the end of the period, and that is the reason कि why it is being divided by 12, right? So let's take a question for this. जैसे ये क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं, Harry is a partner in a firm. He withdrew the following amounts during 2021, 2022. Calculate interest on drawings at the rate of 9% per annum for the year ended 31st March 2022. अब आप देखो कि अप्रैल में हैरी ने 8,000 निकाल दिया,
जून में 30th को 6000 निकाल लिया, सितंबर में 5000 निकाल दिया। तो यू कैन इजीली नोटिस दैट नीदर द टाइम नॉर द अमाउंट आर फिक्स्ड। तो ये किस मेथड से निकालेंगे आप, ये किस कंडीशन के अंदर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इरेगुलर अप्रोच से। और जैसे इरेगुलर अप्रोच की बात करते हैं, वी हैव टू मेथड्स, प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड। सो लेट्स कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड, जो अभी हमने बात करी थी। तो इसमें सिंपली आपने करना क्या है, इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। सो ये हो गया हमारा डेट जो गिवन है, ये हमारा है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये भी हमारे पास गिवन है। इस कॉलम को मैंने ए मान लिया, इस कॉलम को मैंने बी मान लिया, एंड सी कॉलम को मैं लिखूंगा मंथ्स टू क्लोजिंग डेट। दिस इज मंथ्स टू क्लोजिंग डेट। सो देखेंगे आप कि मंथ्स टू क्लोजिंग डेट जब भी मैं बोलूं, सो आप देख रहे हो कि हमारी बुक्स जो क्लोज हो रही है वो मार्च 31, 2022 को हो रही है। सो ईच एंड एवरी मंथ शुड बी कंपेयर्ड विथ मार्च 31, 2022। डी वाला पार्ट जो हमारा होगा, इट इज जस्ट द मल्टीपल ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट इज बी इंटू सी। सो अप्रैल 1 को हैरी ने विड्रॉ कर लिया है 8000। तो अप्रैल 1 से लेके ये इसके पास ड्राइंग्स कितने टाइम तक के लिए रहा होगा, सो आप इसको कंसिडर कर लीजिए। सो इट्स बीइंग फॉर 12 मंथ्स। जून 30th को हैरी ने 6000 करा है, और जून 30th से इफ यू कुड कैलकुलेट टिल मार्च 31st, तो जून ऑब्वियसली 30th जून को आप कंसिडर नहीं करने वाले हैं, आप जुलाई ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे। सो इट्स बीन फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। सितंबर 30th को आप मार्च 31st से कंपेयर करके उसका डिफरेंस यहां निकालेंगे। सो बेसिकली सितंबर 30th तो एंड ऑफ द सितंबर है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे आप। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स इफ यू कुड कैलकुलेट, तो ये 6 मंथ आपका आएगा। दिसंबर 31st में अगेन दिसंबर 31st को नहीं लेंगे क्योंकि ये एंड ऑफ द मंथ है, तो आप जैन से लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3 मंथ्स। जैन 31st में अगेन जैन 31st नहीं आएगा, फेब एंड मार्च, सो 2 मंथ्स हो जाएगा। So now you have a complete column of date, which I consider as A, amount, which I consider as B, and months to closing date, which I consider as C. Now D equals to B into C. So just make a multiplication of this. तो ये हो जाएगा आपका 96,000. मैंने इसको multiply कर लिया. 6,000 into 9, that would be how much? 54,000. 5,000 into 6 will give you how much? 30,000. 12,000 into 3 will give you how much? 36,000. 10,000 into 2 will give you how much? 20,000. So just make the total of this. तो ये जो आपका total आया है, this is your total product. This is your total product. So let's calculate this. 6, 4, 10, 16, 1. 10, 15, 18, 21, 23. So this is the product. Okay. So now how to calculate interest on drawing this? The formula is total product, sum total of total product into rate given. So rate upon 100 into 1 upon 12. Why 1 upon 12? Because every single month is being compared with the end of the year. So इसलिए हम इसको effect को nullify करने के लिए 1 upon 12 करते हैं. So here we have a rate at the rate of 9%. Total product हमारे पास है ही. So 2,36,000 into 9 upon 100 into 1 upon 12. So let's calculate this. 3 3s are 9, 3 4s are 12. And 4 say if you could calculate, so 4 5s are 20, okay, and 4 9s are 36, so 590. 590 if you could multiply, so 500 into 3 will give you how much? 1500, and 90 into 3 will give you how much? 270. So combinedly it should be 1770. ये कितना हो जाएगा? 1770. 590 into 3 will give you 1770, या इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए. 500 into 3 1500 हो गया, and 90 into 3 270. Just combine this, so 1770 would be your answer. I hope you understand. ठीक है. प्रोडक्ट मेथड में ऐसे ही करेंगे. सिंपल मेथड में क्या होगा, बस इसका एक्सटेंशन हो जाएगा. इसकी जगह हम क्या करने वाले होंगे, ये हम कॉलम को छोड़ के हम लिखेंगे
यहां हर कॉलम में कैलकुलेट करेंगे। यहां हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 9%, ये 9% हमारा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, हर स्टेप पे प्रिंसिपल आ गया, आपके पास टाइम पीरियड है, रेट है, तो ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट। बट आपको कभी मेथड डिफाइन नहीं होता कि सिंपल में करे प्रोडक्ट में करे, यू शुड नो बोथ द मेथड, बट आई प्रेफर यू टू गो विद द प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में आपको हर बार प्रिंसिपल टाइम रेट से मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, फिर सेकंड के लिए भी आपको सेम करना पड़ेगा, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के। सो वी हैव टू कैलकुलेट 5। आई नो दैट कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन क्यों उसको करना, हमें आना चाहिए, सिंपल और प्रोडक्ट दोनों भी आना चाहिए। सपोज इफ द नथिंग इज गिवन, we should know both the concept. If nothing is given, so we should always follow the product method. So this is it. Interest in drawings में इतना ही था इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में शॉर्टली आपसे मिलते हैं। Till then, best wishes and thank you so much. Take care. God bless.